मैं साजिद तारण फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। इस हफ्ते में आपके लिए 3-4 टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब की स्पीच के बारे में बात करूँगा। उसके बाद पाकिस्तान में PIA के बारे में, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़े क्राइसिस में घिरी हुई है। दूसरा, मैं नदीम जोसेफ साहब के बारे में बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना, अमेरिका की सियासत, अमेरिका में हंगामे। सबसे पहले तो मैं खान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी। उन्होंने पाकिस्तानी जो कौम की फ्रस्ट्रेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए कई चीज़ों में बात की। उन्होंने फिर दोबारा इयादा कराया, कौम को बताया कि किस तरीके से आगे वो इंसाफ देंगे। मेरे ख्याल में हमें खान साहब के साथ चलना चाहिए, सोचना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। ये इतने अरसे के जो इतने मसाइल हैं वो इतनी जल्दी हल नहीं होते। जब तक अगर खान साहब डिटर्मेंड है, जब तक खान साहब की विल है, मेरे ख्याल में उनके साथ देना चाहिए। अपोजिशन, जिसको मैं अपोजिशन नहीं समझता हूँ, दोनों पार्टियाँ जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी पार्टियाँ हैं, उनके अंदर सियासी इक़्तिदार मौजूद नहीं है। वो मरूसी सियासत पे चलते हैं। इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा का बच्चा जो है जुनैद सफदर, वो भी आके चीफ मिनिस्टर बनने की लाइन में लग चुका है। बिलावल साहब को मैं सियासतदान नहीं समझता। वो एक जर्नैल का बेटा जर्नैल है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लैंग्वेज तक का नहीं पता, कल्चर का क्या पता होगा, दूसरी तकलीफ़ों का क्या पता होगा। लेकिन खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त स्पीच दी। मैं खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मैं ये बड़े अरसे से ये गुजारिश कर रहा था खान साहब से कि वो निकलें और आवाम को एतमाद में लें। अब इस वक्त पाकिस्तान में आने वाले क्राइसिस, इस वक्त अभी तक चीनी के क्राइसिस, प्राइसिस के, आटे के क्राइसिस, हालांकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, वहाँ पे आटे के क्राइसिस नहीं होने चाहिए। तीसरा, पेट्रोल के हवाले से। लेकिन मेरा ख्याल में आने वाले कुछ चंद दिनों में ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। खान साहब ने और उनकी कैबिनेट में गाहे बगाहे कई मिनिस्टर्स को मैंने देखा है जिन्होंने आपस में खुशफहमी, अपनी चीज़ें, एक दूसरे के साथ झगड़े जो थे, ये बातें चल रही थी, उनको ख़त्म करने की कोशिश की है। ये एक अच्छी बात है। दूसरा, मैं जिस टॉपिक पर बात आज करना चाहूँगा पाकिस्तान में, PIA के हवाले से। PIA एक अपने बॉटम को ऑलमोस्ट टच कर चुकी है। जिस तरीके से उनको यूरोप पे पाबंदी लगाई गई, अभी यूरोपियन यूनियन या यूरोप की फ़िज़ाई हदूद में उन पर पाबंदी लगेगी। यहाँ सुनने में ये भी बात आ रही है कि शायद मिडल ईस्ट में भी उनका आना बंद कर दिया जाए। मिडल ईस्ट में बंद होंगे तो जाहिर है इनसे ऊपर उड़ के कनाडा किस तरह जाएंगे। कनाडा जाने के लिए उनको रशिया की तरफ से आना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में वो इतना मौजू नहीं है ईंधन के खर्चे की वजह से। अब इसमें क्या करना है, मेरे ख्याल में इसको आपको डिसमेंटल करके, जब आपका इंस्टीट्यूशन इतना करप्ट और ख़राब हो चुका हो, आप उसमें ठीक करने की गुंजाइश नहीं होती, उसको ख़त्म करके दोबारा नए सिरे से शुरू करते हैं। पाकिस्तान PIA के पास सिर्फ इस वक्त 32 तैयारे मौजूद हैं और 1700 एम्प्लॉय पर त्यारा। कोई दुनिया की एयरलाइन इतनी ज़्यादा करप्शन अफोर्ड नहीं कर पाती, कि नहीं कर सकती। आपका सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि आपकी एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो करप्शन में इन्वॉल्व पाई गई है। पैसे लेके पायलट लाइसेंस देते रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी सिविल एविएशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह चुकी। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके दोबारा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मैं इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। PIA अब मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ जाएगी, अनलेस कि उस पर कोई पाकिस्तानी शब खून मार जाए। अब वो शब खून वाला क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि इसको पस्ती में नीचे जाते हुए इसको कौड़ियों के भाव किसी के हाथ बेच दिया जाए। और एक यहाँ पे ये भी बात बताना चाहूँगा पाकिस्तानी दोस्तों को, भाइयों को, PIA की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी उसकी एक मलकियत का होटल न्यूयॉर्क मैनहट्टन में है, जिस पे मुख्तलिफ एतवार में ताकतवर लोगों ने डाका मारने की कोशिश की। अल्लाह ना करे कि वो वक्त भी आए कि वो भी कौड़ियों के भाव कोई ताकतवर पाकिस्तानी उसको हड़प कर जाए। अब तीसरी बात, मैं कोरोना की तरफ आना चाहूँगा। कोरोना का मैं मुसलसल अपने आप को कोरोना के बारे में एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। कोरोना की 3 किस्म की मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं। एक माइल्ड है, एक मीडियम है और एक एक्सट्रीम है। ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो माइल्ड किस्म के कोरोना से सफ़र होते हैं, जिनमें ज़्यादातर आपको सिम्टम्स का भी पता नहीं लगता। ये खुशाइंद बात है।
और दूसरा, इस वक्त मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कोरोना बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने रैली में भी कहा है कि हम इसकी टेस्टिंग कम करेंगे तो इससे कोरोना कम हो जाएगा। तो ये एक मजाक है। अब ज़ाहिर ऑफ कोर्स अब जब टेस्ट कम करेंगे तो उसके मरीज भी कम आएंगे, लेकिन ये इसका हल नहीं है। इसका हल यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करें, परहेज़ करें, मास्क यूज़ करें, हाथों को बार बार धोएं, और दूसरा ये है अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें। इम्यून सिस्टम का ख्याल रखने के लिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, आपको मौजू 6 से 8 घंटे की डीप स्लीप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आप विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी। छोटी मोटी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका इम्यून सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करता रहे। अब मैं अगली चीज़ जिस पे आना चाहूँगा वो इस वक्त अमेरिका के हालात हैं। इकानमी, आज ही अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चला है, और आज रैकेट नंबर जॉब्स जो हैं उनके बारे में ख़बरें हैं। 11.1% पे अनएम्प्लॉयमेंट आई है। इतनी एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसमें कौम को एतमाद में लिया और उन्होंने कहा कि इकानमी बड़ी जल्दी वापस आएगी, बड़ी जल्दी से रिकवरी हो रही है। उसकी सिर्फ वजह यही है कि अब मैं इसमें छोटी सी मिसाल दूंगा। पाकिस्तान में भी इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। खान साहब मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छी मूव थी। अब उसकी मिसाल मैं इस तरीके से दूंगा कि अगर न्यूयॉर्क में कोरोना का वायरस ज़्यादा है, लेकिन वायोमिंग में, एक स्टेट बहुत दूर है न्यूयॉर्क से, वहाँ पे ऑलमोस्ट कोरोना ना होने के बराबर है, तो उसको वहाँ पे इतना ज़्यादा सख्त लॉकडाउन करने का कोई मकसद नहीं है। इसी तरीके से पाकिस्तान में देखा गया है, लाहौर में कोरोना का जोर है, तो उसके साथ आप अगर किसी गांव में, वहाँ से 100-200 मील दूर कोई एक गांव ऐसा हो जो मियाँ वाली के पास हो, वहाँ पे भी उसी तरह का लॉकडाउन करना, ये कोई एक स्मार्ट चीज़ नहीं है। तो स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए जिन एरियाज़ में कोरोना का ज़्यादा जोर है, वहाँ पे ज़्यादा प्रिकॉशन, और जिन इलाकों में कोरोना ना होने के बराबर है वहाँ अपने मुआशी सख्तियाँ इतनी नहीं करनी चाहिए ताकि लोगों के लिए अजाब बन जाए। अब इसके बाद मैं कुछ और अमेरिका के हालात के बारे में बात करना चाहूँगा। इकानमी, अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव हो रही है, कई इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट जॉबें ऑलमोस्ट और कारोबार मुसलसल खुल चुके हैं, और लाइफ जो है वो कंटिन्यूसली अपनी नॉर्मल लाइफ के बाद उस साइड पे, उस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक सबसे बड़ी बात जो ये थी कि इलेक्शन का साल है। पहले कोरोना पे सियासत हुई, उसके बाद फ्लॉयड साहब का जो यहाँ पे हादसा पेश आया उस पे सियासत हुई, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्लॉयड साहब के जो अवामल जो लूट मार हुई है, यहाँ पे हंगामे हुए हैं, और ऑलमोस्ट अभी भी कुछ जगहों पे हो रहे हैं, बिलखसूस न्यूयॉर्क में इस वक्त भी हंगामे जारी हैं। इन हंगामों के पीछे क्या अवामिल है, ये फैशन क्यों बना, इसके बारे में ये मैं बताना चाहूँगा। आज भी मुझे एक चैनल ने पूछा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब वाइट सुप्रीमिस्ट हैं, रेशियल डिवीज़न को प्रमोट करते हैं, या इसके पीछे रिपब्लिकन पार्टी का हाथ है, ये क्या है। तो मैं उसका जवाब यहाँ ये देना चाहूँगा कि पिछले दौर में, ओबामा दौर में, आपने शार्लेट को जलते हुए देखा, आपने फर्गुसन को जलते देखा, बाल्टीमोर जला, और मैं आप देखने वालों को ये ओपन एक चैलेंज करूंगा कि आप गूगल करके देखें कि ओबामा साहब ने अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंटें रेशियल बेसिस पे की। अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन जो काले हैं वो सिर्फ 14% है। उन 14% का प्रेसिडेंट आया और वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर सका, पुलिस रिफॉर्म नहीं कर सका, तो वो कौन करेगा। इसके बावजूद 4 लोग जिन्होंने फ्लॉयड में पुलिस ऑफिसर जो इन्वॉल्व थे वो सस्पेंडेड हैं, उन पे सेकंड डिग्री मर्डर चार्जेस। डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको कॉल कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब पुलिस रिफॉर्म के बारे में एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर चुके हैं, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। अब अमेरिका में ये एक फैशन बन चुका है कि मुजस्मों को तोड़ना, और यहाँ मुजस्मों में तोड़ने की बात बताऊंगा। अगले दिन किसी ने इब्राहिम लिंकन के मुजस्मे को तोड़ने की कोशिश की, तो ये लोग इतना भी नहीं समझते
कि इब्राहिम लिंकन का मर्डर क्यों हुआ था। इब्राहिम लिंकन का मर्डर सिर्फ इस वजह से हुआ था कि उन्होंने स्लेव्स जो थे उनको आज़ादी दी थी। तो इसके पीछे, इन लूट मार के पीछे सबसे बड़ा जो वो एक मेन चीज़ जो है वो ड्रग अब्यूज़ है। ज़्यादातर लोग इस वक्त जो ब्लैक लाइव मैटर और जो यहाँ पे इंतीफा और जो ज़्यादा स्टोरों को लूटते हैं, उन सब में एक कॉमन चीज़ है, मेंटल सिकनेस। ज़्यादातर लोग उनमें से मरवाना यूज़ करने वाले, और मरवाना क्या है? मरवाना इज़ अ गेटवे टू एडिक्शन। जब आप एक दफ़ा मरवाना पीना शुरू करते हैं, आपकी अगली स्टेज क्या होती है? क्रैक कोकेन, और उसके बाद यू आर ओवर। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज जो इन्होंने एक वो छोटा सा शहर बनाया था सियाटल में, आज वहाँ ख़त्म हुआ। क्यों ख़त्म हुआ? किस तरह ख़त्म हुआ? वहाँ पे 2 मर्डर हुए, आपस में लड़े, वहाँ पे रेप हो रहे थे, ड्रग यूज़ हो रही थी। एक सबसे बड़ा सेटबैक इस वक्त अमेरिका में ये हुआ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के मेयर ने पुलिस फंडिंग $1 बिलियन कम कर दी है। मुझे अमेरिका में रहते हुए 35 साल हो गए हैं। आपने न्यूयॉर्क मेयर जुलियानी की रिफॉर्म से पहले नहीं देखा था आपने, मैंने देखा था। आप रात को नहीं, आप दिन में भी न्यूयॉर्क नहीं जा सकते थे। सड़कों पे अबैंडन गाड़ियां होती थी, दिन में शूटिंग हो रही होती थी, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही होती थी। मेरे ख्याल में ये खतरनाक ट्रेंड है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट के बगैर सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाती। इस वक्त अमेरिका को इश्यूज बने हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम है। रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट, डेमोक्रेट पार्टी, जिनके पास एजेंडा नहीं है, एजेंडे का फुकदान है, वो इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं लोगों को सड़कों पे ला के। डोनाल्ड ट्रंप साहब को वो ये समझते हैं कि अगर इसी तरह लूट मार रहेगी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार जाएंगे। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, अगर 4 टीनेजर शर्टें उतार के पुलिस के गाड़ी के ऊपर चढ़ के उसको आग लगाते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये है, आप क्या समझते हैं इससे रेसिज्म कम होगा या बढ़ेगा? दूसरा क्वेश्चन ये होगा, अगर आप स्टोरों को लूट रहे हैं, आप स्टैचूज को गिरा रहे हैं, आप बगैर सोचे समझे हर चीज़ पे आप इंटाइटलमेंट्स या उनको एक लॉलेस बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं, आपको लोग वोट देंगे? आप लॉलेस बिहेव इस फिलॉसफी के ऊपर आप इलेक्शन जीत सकते हैं? आप मेरे समय से ये बाहर है, ये कॉमन सेंस है। सोसाइटियां हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट पे जीतती हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब इस वक्त अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर का प्रेसिडेंट कहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो ट्राई भी कर रहे हैं। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किया है कि इन स्टैचूज को इस तरीके से ना उतारा जाए। लोग बगैर एजुकेशन, बगैर अपने आप को एजुकेटेड किए रेसिज्म की तरफ मूव होने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन भी स्लेव ओनर थे, उनको अब आप उनके स्टैचूज भी गिराएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा होम ग्रोन टेररिज्म है, इंतीफा, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका का एंथम भी चेंज किया जाए, वो भी रेसिस्ट है। वो ये कहते हैं अमेरिका का फ्लैग भी चेंज किया जाए, वो भी रेसिस्ट है। आज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, बल्कि मेरे सबसे बड़ा ये क्वेश्चन ये होगा, पाकिस्तान में हर चैनल पे लोगों ने मजे लूटे हैं फ्लॉयड की डेथ के सियाटल में, मिनियापोलिस में। आपके आज घर में नदीम जोसेफ पेशावर में एक क्रिश्चियन दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया है। आपका मीडिया उसको जस्टिफाई कर रहा है। वो आपका फ्लॉयड है। आपने उसकी मजहबी आज़ादी, उसके क्रिश्चियन होने की वजह से सिर्फ उसका मर्डर किया गया है 21वीं सेंचुरी में। उसको कितनी मीडिया कवरेज दी जा रही है? ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे ख्याल में इसके बारे में सोचें। आखिरी चीज़ मैं यहाँ पे आज बताना चाहूँगा, मैं अपने आप को एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट समझता हूँ। मुझसे कई दफ़ा पूछा गया कि पाकिस्तान का सलूशन क्या है। मैं बड़े दिनों से परेशान था, सोच रहा था कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान में एक कॉमन चीज़ देखी जा रही है इस वक्त।
आपके ग्रेड 20 से ऊपर, आपके सियासतदान, आपके लूटने वाले, उन सब में एक चीज कॉमन है, उनके बीवियां बच्चे फॉरेन सिटीजन हैं। उनके बच्चे सारे फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन ले रहे हैं। उनके सारे पैसे अमेरिका, पाकिस्तान से बाहर पड़े हैं। आपको सोचना पड़ेगा, जब तक आप उनके ज़हन से दुबई, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया और लंदन नहीं निकाल पाएंगे, आप पाकिस्तान को नहीं बचा सकेंगे। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट वो ये है कि जितने भी आपके अफसरशाही है, खासकर 20 ग्रेड से ऊपर, उनके बच्चों और उनकी बीवियों की फॉरेन सिटीजनशिप्स को कैंसिल किया जाए। उनको पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए एनओसी होना चाहिए। उनके फॉरेन अकाउंट्स पे पाबंदी लगाई जाए। आप ये करके देखें, आपका मुल्क विदिन अ मंथ्स ना अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो जो मर्जी कह लीजिएगा। इस वक्त आपके जितने पावरफुल कम्युनिटी, आपकी अशरफिया, जितना आपका एक सर्टन ग्रुप जो पाकिस्तान को लूट रहा है, उन सब में एक कॉमन चीज़ है, उन सब के बीवी बच्चे फॉरेन सिटीजन हैं। उनकी प्रॉपर्टीज, उनके अकाउंट्स या लंदन में या न्यूयॉर्क या दुबई में हैं। आप जब तक इस तरह के स्टेप नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान नहीं बच सकेगा। मेरे लिए मेरे दिल से पाकिस्तान के लिए दुआएं, खान साहब के लिए दुआएं, पाकिस्तान आर्मी के लिए दुआएं। हमेशा और हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहूँगा, दुआएं करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।